वेरी गुड बेटा, आपको समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ भी नया सीखने के लिए आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। घर जाकर वीडियो दोबारा देखिए, पॉज करिए, नोट्स लीजिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपको जो नई शब्दावली मिलती है उसकी स्पेलिंग, उसके सेंटेंसेस और उसको आंसर्स में यूज कीजिए। चैप्टर दोबारा खुद पढ़िए, किताब खोल के शीशे के सामने लाउड रीडिंग करिए, है ना। तो लिख के और बोल के आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इंग्लिश लैंग्वेज में अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट पाएंगे, आप बेहतर आंसर लिख पाएंगे, आपकी स्पेलिंग बेटर होगी, आपकी ग्रामर बेटर होगी, है ना। और आपके साथ रिसोर्स तो शेयर किया ही जाता है जिसमें आंसर्स दिए जाते हैं, जिसमें आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं एग्जाम की तैयारी के लिए और पढ़ने के लिए भी। और पेपरों का इंतजार मत करा करो पढ़ने के लिए। आज जो पढ़ा है घर जाके आज आज ही रिवाइज करो ताकि आपको याद रहे। जब हम एग्जाम की वेट करते रहते हैं, इतना सारा काम इकट्ठा कर लेते हैं तो दिमाग में एकदम से इतना कुछ नहीं जाता, है ना। लेकिन हम रोज थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ेंगे तो हमारे लिए पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो लेट्स बिगिन। टुडे वी आर गोइंग टू रीड the chapter that is unit 2 and chapter 6, world heritage। तो पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है जिनकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जिसका एक इम्पोर्टेंस है, और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दुनिया में बहुत सारे इम्पोर्टेंट सिटीज हैं, शहर हैं जो बहुत ही मशहूर है, जिनकी अपनी अपनी खासियत है। और जब आप कहीं घूमने जाते हैं टूरिस्ट बन के, कोई शहर देखने गए, कोई देश देखने गए, कोई जगह देखने गए, तो वहां की जो भी फेमस ऐतिहासिक जगह होती है उनको ज्यादातर टूरिस्ट विजिट करते हैं। वहां पे कौन सी फेमस लाइब्रेरी है, कौन सा फेमस हॉल है, कौन सा फेमस म्यूजियम है, कौन सा फेमस बिल्डिंग है। जैसे दिल्ली जाते हैं तो तीन मूर्ति भवन जाते हैं, और बहुत सारे, इंडिया गेट है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, आगरा में ताजमहल है। तो जब टूरिस्ट बन के कहीं जाते हैं घूमने तो वहां की जो भी मशहूर जगह होती है उनको लोग विजिट करते हैं, वहां जाते हैं घूमने। वो लेक्स हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, बीचेस हो सकती है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग टूरिस्ट अट्रैक्शंस होती हैं जो टूरिस्ट जाकर वहां देखते हैं। ठीक है, टूरिस्ट कौन होते हैं? पर्यटक। जब आप पर्यटक बन के कहीं जाते हैं तो उस जगह की जितनी भी खास जगह होती है, मशहूर जगह होती है, उन सबको आप देखते हैं, वहां फोटो खिंचवाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। वहां से अगर आप कोई गाइड मिल जाता है तो वो आपको उसकी हिस्ट्री बताता है कि यहाँ क्या प्राचीन काल में क्या क्या हुआ था, ये जगह क्यों मशहूर है ना। ओके, फूड स्पेशलिटी। आप जहां जाते हैं आप वहां का जो खास खाना होता है, जो वहां के मशहूर मिठाई है, खाना है, वो सब आप ट्राई करते हैं। तो वहां की जो भी खासियत है, हर जगह का अपना एक कोई मिठाई होती है, अपने खाने की चीजें होती हैं, नमकीन होती हैं, जिन्हें आप जाकर वहां इंजॉय करते हैं, टेस्ट करते हैं। नई जगह जाने का यही मजा है ना कि वहां की जो स्पेशल जगह है, पर्यटक बन के वो सारा देखें, वहां का जो खाना है जिसमें खास बात है आप वो खाएं। वहां अगर वाइल्ड लाइफ है, अगर वहां पे कोई वाइल्ड पार्क है, नेशनल पार्क है, कोई सफारी की जगह है, तो उन सब
पे भी, वहां भी लोग जाते हैं। जैसे अफ्रीका लोग ज्यादातर सफारी के लिए जाते हैं, वहां पे बहुत तरह के जानवर, बहुत सुंदर सुंदर सफारी वहां के लिए, वहां की सफारी बहुत मशहूर है। वहां पे इंसान बंद होते हैं गाड़ी में और जानवर खुले होते हैं, तो वो एक बहुत ही अ, अच्छा एक्सपीरियंस है। और हर जगह के अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं, औषधियां होती हैं, फूल होते हैं, घर का डिजाइन होता है। ये हर जगह का अपना, जितनी वहाँ बारिश होती है या नहीं, वो पहाड़ों पे है या नहीं, उस हिसाब से वहाँ के वेजिटेशन और घरों का डिजाइन होता है। तो ये हर जगह का अपना अलग होता है। और ह्यूमन लाइफ, वहां लोग कैसे रहते हैं, उनका पहनावा क्या है, उनके ट्रेडिशंस क्या है, वो किस तरह से अपना दिन बिताते हैं, कौन से त्योहार मनाते हैं, कैसे मनाते हैं वो त्योहार, तो ये सब भी हर जगह का अलग अलग होता है। तो जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो इन सब चीजों को आप एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब अनुभव करते हैं। और इसीलिए घूमने फिरने में लोगों को मजा आता है। क्योंकि आप बाहर जाके अगर वही खा रहे हैं जो आप घर में खा रहे थे, तो फिर क्या फायदा। या वहां पे भी वही पेड़ पौधे हैं जो आपके रीजन में है, तो कुछ नया देखने को नहीं है। तो हर जगह की अपनी एक खासियत होती है। जब आप ट्रैवल ब्रोशर्स देखते हैं, तो उसमें इंफॉर्मेशन होती है कि आप एक शहर कैसे पहुंच सकते हैं, ट्रेन से पहुंच सकते हैं या टैक्सी से पहुंच सकते हैं। तो ये सब उसमें बताया जाता है कि आप कैसे वहां पे पहुंच सकते हैं, कौन कौन सी जगह वहां पे देखने लायक है। जब आप कहीं जाते हैं, होटल्स में रखे होते हैं ट्रैवल ब्रोशर्स, एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, उनमें ये सब डिटेल्स होती हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको बताते हैं कि आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप हवाई जहाज से जा सकते हैं, वहां जाके और आप ये 5 चीजें देखिए, वहां जाके आप इन होटल्स में ठहर सकते हैं, आपका इतना टोटल खर्चा आएगा। यहाँ अच्छी खाने की जगह कौन सी है, अच्छी शॉपिंग करने की जगह कौन सी है, तो क्या क्या आप वहां पे एंजॉयमेंट के लिए कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल्स होती हैं। और फिर एंड में हमेशा कांटेक्ट होता है, और ईमेल होता है, और फोन नंबर होता है, ताकि आपको लगे कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, तो आप इस नंबर पे ईमेल लिख सकते हैं। और इस नंबर पर फोन करके भी आप पूछ सकते हैं कि मुझे यहाँ पे जाना है, आपका ब्रोशर है जोधपुर का, तो मुझे जोधपुर देखना है, तो मैं कैसे प्लान कर सकती हूँ, तो उनसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो हमेशा ब्रोशर में एक ईमेल और फोन नंबर जरूर होता है। अच्छा, चलो आगे चलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज पे। ये कुछ पिक्चर्स हैं वर्ल्ड हेरिटेज की। A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. तो यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन का हिस्सा है। तो यूएन डिसाइड करती है कि जो ये साइट है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं है। हेरिटेज मतलब वैल्यूड, जिसकी कोई पास्ट में जरूरी कहानी है। तो किसी भी जगह लाखों बिल्डिंग्स होती हैं, लाखों तरह के नेचुरल एंड मैन मेड साइट्स होती हैं, तो उनको यूनेस्को डिसाइड करती है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट के लायक है या नहीं। तो वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहलाती है, जिसको यूनेस्को कहती है कि इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है, हमारी जो हिस्ट्री है एज ह्यूमन बीइंग्स,
उसमें इस साइट का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, और ये जो साइट्स होती हैं जो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जिसको यूनेस्को कह देता है कि हाँ ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उनको वो यूनेस्को वाले मेंटेन करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनका ध्यान रखते हैं ताकि आने वाली जनरेशन्स के लिए वो हेरिटेज साइट्स बनी रहे, खराब ना हो, क्योंकि वो बहुत पुरानी है, तो उनको मेंटेनेंस चाहिए होती है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनको कई बार रेनोवेशन चाहिए होती है, कई बार रेगुलर, क्योंकि बहुत पुरानी साइट्स हैं तो वो उनका खराब होने की पॉसिबिलिटी होती है, समय के साथ चीजें खराब हो जाती है ना बेटा। Because World Heritage Sites are places that are significant culturally and naturally. They vary in type and include forests, lakes, monuments, buildings and cities. तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में फॉरेस्ट भी आते हैं, लेक्स भी आते हैं, मॉन्यूमेंट्स मतलब जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो आती हैं, कुछ नई बिल्डिंग्स आती हैं और कुछ शहर भी आते हैं। World heritage sites can also be a combination of both cultural and natural areas. For example, Mount Hongshan in China is a site with significance to human culture because it played a role in historical Chinese art and literature. The mountain is also significant because of its physical landscape characteristics. तो कुछ जगह ऐसी भी हो सकती हैं जो अपने नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से और कल्चरल दोनों के लिए मशहूर हो, दोनों की वजह से हेरिटेज साइट हो। वो चाइना के एक शहर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वहां पे हिस्टोरिकल आर्ट और लिटरेचर के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन वहां के जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। तो इन दोनों कारणों से ये जो माउंट हुंगशान है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये शुरू कैसे हुआ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का सिलसिला? हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century, momentum for its actual creation was not until the 1950s. तो अर्ली 20th सेंचुरी में बात हुई थी कि हेरिटेज साइट्स होनी चाहिए, लेकिन जो असली काम है वो 1950s के बाद शुरू हुआ। In 1954, Egypt started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River. तो 1954 में क्या हुआ? इजिप्ट एक नाइल रिवर पे डैम बनाने वाली थी। The initial plan for the dam's construction would have flooded the valley containing the Abu Simbel temples and scores of other Egyptian artifacts. लेकिन डैम बनाने से क्या होता? वो आसपास बहुत पुराने मंदिर थे और कुछ एंशियंट बहुत ही पुराने आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? वो चीजें जो जैसे हम मोहनजोदारो के आर्टिफैक्ट्स देखते हैं ना, उन्होंने उस जमाने में जो बर्तन बनाए, जो मूर्तियां बनाई, जो मालाएं बनाई, उनको कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। तो बहुत सारे इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स थे और पुराने टेम्पल्स थे जो इस डैम के बनने से डूब जाते, खराब हो जाते। तो ये जो डैम बनने वाली थी, ये बहुत नुकसान कर देती पुरानी चीजों को।
तो यूनेस्को ने क्या किया, उन मंदिरों को और आर्टिफैक्ट्स को बचाने के लिए UNESCO launched an international campaign in 1959 that called for the dismantling and movement of the temples to higher ground. तो उन्होंने कहा कि इन मंदिरों को कहीं ऊंचाई पे ले जाते हैं, अलग करके उनको, और फिर नई जगह उनको स्थापित कर देते हैं ताकि वो पानी में ना डूबे. The project cost an estimated US 80 million, 40 million of which came from 50 different countries. तो पहली बार यूनेस्को ने ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें 80 मिलियन US डॉलर्स लगे, उसमें से 40 मिलियन 50 देशों ने मिल के दिए. Because of the project's success, UNESCO and the International Council on Monuments and Sites initiated a draft to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. तो जब उन्होंने देखा कि जब इस तरह का कोई इनिशिएटिव होता है, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आता है, तो इतने देश मिलके इसमें पैसा डालने के लिए तैयार है, अपना समय और कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार है, तो फिर उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका काम ही पुरानी कल्चरल हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करना था, सेव करना था, कि जो भी पुराने ये मॉन्यूमेंट्स और साइट्स हैं, इनको बचाने के लिए और आगे की जनरेशंस के लिए सही सलामत रखने के लिए ही काम करेंगे. Shortly after, in 1965, a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic and cultural sites, but also to protect the world's significant natural and scenic sites. तो 65 में एक वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट बनाने की बात हुई, जिसमें कहा कि पुरानी जो साइट्स हैं, जिनकी हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जो हिस्ट्री के जो नजरिए से जरूरी है या कल्चरली जरूरी है वो, लेकिन जो नेचुरल और सीन्स हैं और नेचुरल साइट्स हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए. इसका मतलब उन्होंने कहा कि मैन मेड एंड नेचुरल बोथ, जो प्राकृतिक हैं वो और जो इंसानों ने बनाए हैं वो, दोनों को बचाने के लिए हमें काम करना चाहिए. ठीक है. ठीक है. तो अब उन्होंने कहा कि दोनों जो नैसर्गिक है और मानव निर्मित है, दोनों को बचाने का हम काम करेंगे. ये 1965 में डिसाइड हुआ. Finally, in 1968, the International Union for Conservation of Nature developed similar goals and presented them to the UN Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972. Following the presentation of these goals, the Convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO in General Conference in 1972. थोड़ा सा बोरिंग है, फैक्ट्स है, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये कैसे पहली बार इसके बारे में एक विचार उठा. फिर उन्होंने इजिप्ट में एक छोटे से प्रोजेक्ट पे इसको काम किया, तो उनको लगा ये चलेगा, अब हम ऐसे बाकी दुनिया में भी करते हैं. और धीरे धीरे पहले ये मानव निर्मित बिल्डिंग्स के लिए बात हुई, फिर उनको लगा कि नहीं, जो नेचुरल है, जो नैसर्गिक है, उनके लिए भी हम उन्हें भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको भी हमें संरक्षण करना चाहिए.
तो फिर वो भी उसमें इंक्लूड हुआ और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जो नेचुरल है और जो मैनमेड है, सो जो नैसर्गिक है और मानव निर्मित है, दोनों को ध्यान रखा जाएगा, बचाया जाएगा, उसका केयर किया जाएगा। और एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बनी। वो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या करती है? पहले तो वर्ल्ड हेरिटेज, वर्ल्ड मतलब दुनिया, हेरिटेज मतलब कमेटी मतलब समिति, ठीक है। तो फिर ये जो समिति बनी, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या करती है, कहाँ है, किस तरह के काम लेती है। Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed as UNESCO World Heritage Sites. तो हर जगह बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं जिनको एक देश महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी डिसाइड करती है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आता है या नहीं। The committee meets once a year and consists of representatives from 21 state parties that are elected for 6-year terms by the World Heritage Center's General Assembly. The state parties are then responsible for identifying and nominating new sites within their territory to be considered for inclusion. तो बेसिकली ये है कि इसका इलेक्शन होता है, जो इसके मेंबर्स होते हैं वो 6 साल तक रहते हैं, वो साल में एक बार मिलते हैं और वो ये डिस्कस करते हैं कि कौन से नाम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आने चाहिए और कौन से आने के लायक नहीं है। ओके, बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसे बनता है? तो सबसे पहले एक देश एक लिस्ट बनाता है कि हमारे देश में कौन से कल्चरल और नेचुरल साइट्स हैं, इसको कहते हैं टेंटेटिव लिस्ट। उसके बाद तो पहले टेंटेटिव लिस्ट में आना चाहिए, उसके बाद देशों को उस टेंटेटिव लिस्ट से एक अपनी लिस्ट बनानी होती है कि हम ये नॉमिनेशन के लिए भेजेंगे, ये वर्ल्ड हेरिटेज को हम लिखेंगे कि हमारी ये साइट आप इंक्लूड कीजिए और आप इसका ध्यान रखिए। फिर उसमें एडवाइजरी बॉडीज होती हैं, वो उस लिस्ट को देखती हैं और फिर उस पर वोटिंग होती है कि वो लिस्ट में जाएगा या नहीं। और एक बार वो चला जाता है तो वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? वो यूनेस्को की हो जाती है, इंटरनेशनल हो जाती है, उस देश की नहीं रहती। और यूनेस्को उसका ध्यान रखता है और उसका अपकीप करता है, उसकी मेंटेनेंस करता है। ठीक है, और अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। दुनिया में किस किस तरह की हेरिटेज साइट्स हैं? 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो 148 कंट्रीज में है। तो 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 689 कल्चरल है, जैसे सिडनी ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया, ये जो है सिडनी ओपेरा हाउस की पिक्चर्स हैं, ये एक कल्चरल ऑस्ट्रेलिया में है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट पे है। दूसरा है
हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ वियना इन ऑस्ट्रिया, ये भी लिस्ट पे है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रही हूँ कि किस किस तरह की बिल्डिंग्स है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे लिस्टेड है। ये एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ये नीचे लिखा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। तो ये वर्ल्ड यूनेस्को की लिस्ट में है, वर्ल्ड हेरिटेज की। और नेचुरल में क्या है, यूएस का येलोस्टोन, ये बहुत सुंदर नेशनल पार्क है जो एक नेचुरल उसमें लिस्टेड है, ये आप देख रहे हैं। ये भी इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। और एक है ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह की बिल्डिंग्स, किस तरह की हेरिटेज साइट्स इस लिस्ट में हैं। एक ये है, यहाँ पे देखो कैसे टूरिस्ट वगैरह जा रहे हैं घूमने। तो ये भी, ये ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो ऐसे 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ओके, इंडिया में भी 36 हैं, जिसमें से 28 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, और एक ऐसा है जो नेचुरल और कल्चरल दोनों है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। डेंजर क्यों है? क्योंकि एक वो बहुत पुरानी है तो उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरा ये है कि जो बाढ़ आती है, अर्थक्वेक आते हैं, जो इतना ट्रैफिक बढ़ गया है, इतना पोल्यूशन हो गया है, और जगह तोड़ तोड़ के जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ रहा है, और इन चीजों को बचाना और भी मुश्किल होता जा रहा है, चैलेंजिंग होता जा रहा है इन हेरिटेज साइट्स को बचा कर रखना। पोल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पोल्यूशन से वो खराब हो रही है, एसिड एसिड रेन की वजह से खराब हो रही है। नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ हो गई, या कहीं लड़ाई हो गई। आपको पता है यूक्रेन रशिया वॉर कितने दिनों से चल रही है, तो वहां पे कोई ये थोड़ी देखेगा कि वहां पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं है। तो नुकसान होगा तो मानहानि, और नुकसान हर चीज का होगा, हर लेवल पे होता है वॉर में, है ना। ये नहीं देखा जाता है कि क्या, वहां पे सब कुछ का नुकसान होता है, बिल्डिंग्स का, लोगों का, फिर उसमें हेरिटेज साइट्स भी आती हैं। Now, World Heritage Sites that are in danger are inscribed on a separate list of World Heritage Sites in danger. तो World Heritage Sites की अलग से एक वो भी लिस्ट है जिसमें जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स खतरे में हैं उनकी एक अलग सूची है। ठीक है, और ये क्या करती है कि इनके लिए वो पैसे एलोकेट करते हैं ताकि उनको बचाने के लिए एफर्ट्स करी जा सके। ठीक है, या तो कुछ टूट गया है तो उसकी मरम्मत के लिए, अगर कुछ टूटने की हालत में है तो उसको रिपेयर करने के लिए, ताकि वो ना टूटे। लेकिन अगर कोई चीज खराब हो जाती है, कोई इस लिस्ट में जो जो साइट है वो किसी कारण से टूट जाती है या खराब हो जाती है, या उसकी वो खासियत नहीं रहती जिस खासियत की वजह से वो लिस्ट में आई थी, तो ऐसा भी होता है कि उसको लिस्ट से हटा दिया जाए।
तो आप इस वेबसाइट पर जाकर और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। आप वो ये जो डेंजर लिस्ट है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर की लिस्ट है, और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट है, वो सब आप वहां पर देख सकते हैं। और क्या क्या काम ये समितियां कर रही हैं, उनके भी फोटोज, वीडियोस, आर्टिकल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में शॉर्ट में हमें बताया है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या करता है, कैसे शुरू हुआ, कैसे बना। पहले उन्होंने बिल्डिंग्स पे, मॉन्यूमेंट्स पे काम करना शुरू किया, फिर उनको लगा कि नहीं, जो प्राकृतिक जगह है उन्हें भी बचाने की जरूरत है। फिर उस लिस्ट में प्राकृतिक जगह भी इंक्लूड हुई, और आज के टाइम में कितने हैं, 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इस लिस्ट में है, जो 148 देशों में है। और उनमें से कुछ हैं जो डेंजर लिस्ट में है, जिनका खराब होने का चांस है, और उनके लिए अलग से फंड एलोकेट होता है, और यूनेस्को कोशिश करता है कि उनको बचाया जाए। लेकिन अगर किसी कारण से वो खराब हो जाता है और उनको लगता है कि अब वो हेरिटेज साइट नहीं है, तो उसको लिस्ट से हटाया भी जा सकता है। तो शॉर्ट में हमने इस चैप्टर में ये सीखा। ठीक है बेटा, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनको आप लिख भी सकते हैं। तो आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, पांचों क्वेश्चंस आपके होमवर्क होंगे। अभी हम आंसर्स डिस्कस करेंगे, तो आप चाहें तो साथ के साथ लिख भी सकते हैं। ठीक है। तो 1959 में क्या हुआ, पहली बार यूनेस्को ने एक कैंपेन शुरू की, जिसमें जो इजिप्ट में अबू सिंपल टेम्पल्स थे, जो मंदिर थे, उनको बचाने के लिए एक मुहिम शुरू की। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा 1959 में। 59 में यूनेस्को लॉन्च्ड अ कैंपेन टू सेव द अबू सिंबल टेम्पल्स। 65 में क्या हुआ, 65 में यूएस व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। तो 1965 में व्हाइट हाउस में ये प्रपोज किया गया कि एक वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट बनाया जाए, जो इसके लिए काम करेगा। ठीक है, ये हुआ 1965 में। अब 68 में फिर आगे जाके क्या हुआ, 68 में उन्होंने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर डेवलप्ड रिलेटेड गोल्स। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि जो चीज जो इंसान ने बनाई है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो प्रकृति ने हमें दी है उनको भी बचाने की जरूरत है। तो 1968 में कुछ गोल्स बनाए गए प्राकृतिक, ये जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनको बचाने के लिए। ठीक है। 1972 में क्या हुआ, 1972 में यूनेस्को अडॉप्टेड द कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको हम बचाएंगे, उसके लिए हम काम करेंगे, मतलब यूनेस्को काम करेगा।
ठीक है. In 2009 what happened? In 2009 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वर recognized globally. पूरी दुनिया में 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 2009 तक आइडेंटिफाई हो गई थी पूरी दुनिया में. ठीक है, तो ये हमारी टेबल पूरी हो गई. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. नेम द फॉलोइंग. द कंट्री वेयर माउंट होंगशन इज सिचुएटेड. चाइना, है ना, हमने अभी पढ़ा था उसके बारे में. द फेमस डैम ऑन इजिप्ट इन इजिप्ट ऑन रिवर नाइल. तो कौन सी डैम बन रही थी नाइल पे जिस वजह से ये पूरा हेरिटेज साइट्स का सिलसिला शुरू हुआ? डैम का नाम था असवान हाई डैम. ठीक है, असवान हाई डैम. ठीक, ओके. The place where the conference based on human environment was held. कौन सी जगह ह्यूमन एनवायरनमेंट पे कॉन्फ्रेंस हुई थी? स्टॉकहोम. ये जो ह्यूमन एनवायरनमेंट की स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी इन 1972. ठीक है, ओके. The country in which the highest number of World Heritage Sites are. सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन से देश में है? कहते हैं इटली हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विद 44. तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहाँ पे है? इटली में. तो जो 890 हैं, 890, उनमें से 44 इटली में है. तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इटली की है. ठीक है. द बॉडी विच कैन एक्सक्लूड अ साइट फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. तो वो कौन सी कमिटी है जो एक किसी मॉन्यूमेंट को या किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से हटा सकती है? वो है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. ये रहा. जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है वो लिस्ट से हटा सकती है अगर कोई बिल्डिंग खराब हो गई है, कोई मॉन्यूमेंट इस लायक नहीं रहा है कि वो इस लिस्ट में रहे. ये रहा. If a site loses the characteristics which allowed it to be originally included in the list, the World Heritage Committee can choose to delete the site from the list. तो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी उस लिस्ट से उस साइट को हटा सकती है. तो कौन हटा सकता है? वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. ठीक है. नाउ complete the following by giving reasons why World Heritage Sites are in danger. आपको यहाँ पे लिखना है कि वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स है वो खतरे में क्यों है, किन कारणों से है. ठीक है, वो कारण क्या है वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं. यहाँ पे वो कहते हैं वॉर, पोचिंग, जानवरों के मारे जाने से, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स,
अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना, हाईवेज बनाना, हैवी टूरिस्ट ट्रैफिक, बहुत ज्यादा टूरिस्ट के आने जाने से भी इन साइट्स को नुकसान पहुंचता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक एयर पोल्यूशन एंड एसिड रेन। तो ये जो बॉक्सेस हैं इसमें आप लिख सकते हैं वॉर, अर्थक्वेक, अर्बनाइजेशन, हैवी ट्रैफिक, टूरिस्ट ट्रैफिक, एयर पोल्यूशन और एसिड रेन। ये जो खाने बने हुए हैं इनमें आप ये सब लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। ये हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको दिखाया है कौन से पैराग्राफ में ये सारे आंसर्स हैं। आंसर इन योर ओन वर्ड्स। What are our duties towards preservation of any historical site? ठीक है, जो यूनेस्को कर रहा है वो ठीक है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कर रहा है वो ठीक है, लेकिन हम और आप क्या कर सकते हैं किसी भी हिस्टोरिकल साइट को बचा के रखने के लिए, उसको खराब ना होने देने के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं? ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम रूल्स फॉलो कर सकते हैं। इतनी बार जब आप कोई साइट देखने जाते हैं वहां लिखा होता है कि आप किसी चीज को छुए ना, कहीं पे कोई कुछ चीज तोड़े ना, तो हम उसको साफ सुथरा रख सकते हैं, उसको खराब ना करें, रूल्स फॉलो करें और उसकी वैल्यू समझें, उसकी कीमत समझें, और उसको जैसे हम किसी भी मूल्यवान चीज का ध्यान रखते हैं उसी तरह से हम इनका भी ध्यान रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमें इन्हें बचाने की जरूरत क्या है? क्यों? क्यों हम इनको बचा के रखना चाहते हैं? क्या फायदा है? क्योंकि ये हमारी जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है, और हम कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं वो सब जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है, और भविष्य की जनरेशन्स के लिए हमें इनको बचा के रखना चाहिए। These sites are links to our history, culture, and nature, and preserving them ensures that the future generations experience them. कन्या आश्रम आप लिख रहे हैं बेटा? लिख रहे हो बेटा आप आंसर्स? ओके, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन प्रमोटिंग टूरिज्म इन एनी कंट्री? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स से टूरिज्म कैसे आता है? जब लोग घूमने जाते हैं तो वो फेमस जगह, बहुत सारे जैसे हिंदुस्तान आते हैं ताजमहल देखने, बहुत सारे फॉरेनर्स, तो जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं उनको देखने के लिए पर्यटक आते हैं। उसका क्या फायदा है कि टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो जहाँ पे पर्यटक आते हैं वहां पे टैक्सी का काम बढ़ता है, वहां पे गाइड का काम बढ़ता है, वहां पे जो होटल है, रेस्टोरेंट है, जो वेंडर्स हैं जो वहां पे खाने पीने का पदार्थ बेचते हैं, उनका दुकान चलता है, उनका काम चलता है। तो अ, काम की, किसी भी हेरिटेज साइट पे जब पर्यटक बढ़ते हैं तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, वहां के पैसों लोगों को आर्थिक उनको पैसे कमाने का मौका मिलता है।
रोजगार मिलता है। ठीक है, तो ये सब फायदा होता है कि अगर कहीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो पर्यटक बहुत आते हैं, उससे वहां के लोगों के लिए काम आ, आता है, वहां के लोगों के लिए आ, आर्थिक रोजगार का निर्माण होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वहां पे आपको टैक्सी मिलेंगी, वहां पे आपको ऑटो मिलेगा, वहां पे आपको खाने पीने की दुकानें मिलेंगी, वहां पे क्या मशहूर है वो चीजें खरीदने की दुकानें मिलेंगी, वहां पे आपको गाइड मिलेंगे जो आपको उस जगह के ऐतिहासिक जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो बताएंगे कि वो जगह क्यों मशहूर है, क्यों हेरिटेज साइट है, उसकी क्या कहानी है, वो आपको सब बताएंगे। तो उस तरह के रोजगार किसी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में होते हैं। ओके, रीड द फॉलोइंग ड्यूटीज टुवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ एनी। ये एक लिस्ट है कि हमारा और आपका क्या कर्तव्य है किसी भी हिस्टोरिकल साइट को लेके। ये एक फ्रेजेस दिए हुए हैं, इनसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, हम और आप क्या कर सकते हैं, यूनेस्को तो जो कर रहा है कर रहा है, हम और आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो इससे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे पहला दिया हुआ है, अगर ओबे रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, विजिटर्स मस्ट ओबे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्प्लेड एट द एंट्रेंस। कहीं भी आप जाते हैं तो जहाँ पे आप टिकट खरीदते हैं या जहाँ पे एंट्री होती है वहां पे बड़ा सा एक बोर्ड लगा होता है या कोई नोटिस लगा होता है जिसपे वहां के रूल्स लिखे होते हैं, तो वो रूल्स हमको फॉलो करने चाहिए। जैसे अगला है मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, तो आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं, विजिटर्स मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर एंड बिहेव रिस्पॉन्सिबली। मेंटेन क्लीनलीनेस, इसका आप सेंटेंस बना सकते हैं दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन स्पेशली इन हिस्टोरिकल साइट्स। वैसे तो हमें हर जगह साफ रखनी चाहिए, कूड़ा हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ये तो सिर्फ हिस्टोरिकल साइट्स के लिए नहीं है, लेकिन कम से कम हिस्टोरिकल साइट्स पे तो जरूर करना चाहिए। ठीक है, यूज डस्टबिन एंड गार्बेज बैग्स, one should use dustbins and garbage bags in these places and not throw garbage around। तो जगह को गंदा नहीं करना चाहिए, आपको डस्टबिन और गार्बेज बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। डस्टबिन जहां दिखे वहां आप कूड़ा डाल दो, अगर डस्टबिन नहीं दिख रहा है तो एक पॉलिथिन लो, उसमें अपना कूड़ा डालते रहो, और जब आपको डस्टबिन दिखे आप उसको गार्बेज बैग को डस्टबिन में डाल सकते हैं। ऑब्जर्व साइलेंस, हर जगह की एक मर्यादा होती है, उसको आप फॉलो करें। आपको स्पेशली जो सेंसिटिव जगह है और या जो धार्मिक जगह है या जहाँ जानवर हैं, आप उनके घर में जा रहे हैं, आप अगर जंगल में जा रहे हैं वो उन जानवरों का घर है, तो वहां आपको शोर शराबा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वी शुड मेंटेन एनवायरमेंटल सेफ्टी एट ऑल कॉस्ट्स, वी शुड प्रोटेक्ट आवर कंट्रीज हिस्ट्री एंड हेरिटेज। तो इन सब फ्रेजेस से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है बेटा, तो क्लास के बाद आपका ये रिसोर्स आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसकी समरी है, शॉर्ट में दिया गया है, और इसमें एक वोकैबुलरी टेबल है, कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ हिंदी में और मराठी में दिया गया है, और एक सेंटेंस भी दिया गया है कि इन शब्दों को वाक्यों में कैसे इस्तेमाल करना है। आपको ये लिख कर जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको स्पेलिंग आएगी, आपको सेंटेंस बनाना आएगा, और आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं।
और इसके बाद जो हमने अभी डिस्कस किया है इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस, ये जो हैं क्वेश्चंस हमारे, ये इन सब के जवाब भी आपको इसमें मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन वाइज आपको इन सब के जवाब मिलेंगे। आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं और लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो ओके, बाय बेटा।